मुझे कोई सरसरी निकाह एकदम क्विकली आंसर में क्या फटाफट 1968 की जो शिक्षा नीति पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, जो कोई बच्चा हो जो फटाफट बताए जल्दी से। सर ये जो 1968 वाली नीति आई थी, तो ये कठहरी आयोग के बाद आई थी और 24 जुलाई 1968 में करना हुआ था। और सर ये की भारत की स्वतंत्रता के बाद सर पहली राष्ट्रीय नीति थी ये, हम्म, जिसने मतलब कि शिक्षा नीति जो है, जिसने सबकी बात की, त्रिभाषा सूत्र की बात की, और जो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वो सारी चीजों को एनालाइज करके और 17 टॉपिक उस पे दिए। जो उसमें की जो समस्याएं थी वो मेन जो 17 मेन मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला, और 24 जुलाई 1966 को बनी थी सर। और डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और 10+2+3 का फॉर्मूला दिया। सर 1966 इसमें 9 विषय थे और 17 अंक थे। हाँ आरती बोलो, क्या बोल रही हो? अगर इसमें 9 तो वो थे विषय थे और 17 अंक थे जो इसके। 17 अंग कौन कौन से थे, फटाक से बता सकती है? एक तो था शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राज्य और केंद्र सरकारों का दायित्व और शिक्षा की व्यवस्था करना, केंद्रीय बजट और शिक्षा पर व्यय और भी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी शिक्षा नीति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है, जब हमने अपनी इसमें चलते हैं, पहले देखिए अब जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका जो प्रवक्ता संवर्ग है उसमें ये दिया हुआ है, ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी 1886 क्या है, ठीक है। इसको हम समझेंगे क्योंकि इससे पूर्व हमने 1968 की हमने शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति को पढ़ा था। उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें रही, 17 बिंदु रहे, 9 प्रश्न रहे, और इस शिक्षा नीति को लाने का मतलब क्या था, क्यों इतनी ज़रूरत थी, तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में समझोगे। देखिए ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम एनईपी के माध्यम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विनियमित करने के लिए ये बनाई गई थी। देखिए ये कोई भी नीति अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी नीति अगर बनती है तो वो आपके क्या क्या करती है, केंद्र सरकार ही उसको क्रियान्वित करती है, और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और उसको एक स्थायी रूप देने के लिए, विनियमन के लिए अगर कहते हैं, जिसे एक स्थायी रूप देने के लिए इस नीति को बनाया गया था। और जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से थी, ये जो नीति है ग्रामीण और शहरों में जो प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा को कवर करती है। आपको याद रखिएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली उसका जो फंडा रहता है कि जो ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा है वहाँ से लेके जो उसकी प्राथमिक जो पृष्ठभूमि है वहाँ से उस शिक्षा को उठाती हैं और वो लेके चलते हैं हम उच्च हायर एजुकेशन तक के, क्या करती है ये शिक्षा कवर करती है, ये एजुकेशन पॉलिसीज ये कवर करती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो पहली एनईपी जो बनी थी भारत सरकार द्वारा, जिसको निर्मित किया गया था, वो आपके 1968 को, ये उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम शिक्षा नीति जिस समय लागू हुई थी उसमें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यरत था। आपको जवाहरलाल नेहरू दिया जा सकता है, राजीव गांधी दिया जा सकता है, इंदिरा गांधी दिया जा सकता है, और कुछ आपको मोरारजी देसाई दिया जा सकता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उस समय 1968 में आपकी प्रधानमंत्री के रूप में ये इंदिरा गांधी रही। दूसरी बात जो 1986 में जो ये दूसरी शिक्षा नीति आई, ये आई थी, आपकी साल था आपको 1986 में। उस समय प्रधानमंत्री जो रहे थे राजीव गांधी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो हमारी जो तीसरी
शिक्षा नीति आई थी 34 साल बाद ये शिक्षा नीति आई थी, ये जो आई थी आपकी 2020 में। आपको पता है प्रधानमंत्री उस समय, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको प्रख्यात किया, अगर कहने के बाद इसको लॉन्च किया गया था। जब हम बात करते हैं 1886 की, अगर शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो इसमें राजीव गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो शिक्षा में आने वाली जो कमियां हैं, जिन दोषों को दूर किया जाना था, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या किया था, एक दूसरी शिक्षा नीति पर, या कहें एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं ना कहीं पेश करी। अब जो राजीव गांधी थे, इन्हीं के मार्गदर्शन में, अगर कहें इनके नेतृत्व में ही जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति, एक अगर बात करें एक नई शिक्षा नीति के रूप में ये पेश की गई। जो ये नई शिक्षा नीति जो थी, बेसिकली जो नीति के रूप में इसको लाया गया था, तो विशेष रूप से देखिए इस शिक्षा नीति में, देखिए सेकेंड वाली जो शिक्षा नीति है उसमें किन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा आपको ऊपर स्पर्श कराना चाहूँगा बेटा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बेहद ध्यान से देखिएगा। हम जब बात करते हैं कि 1968 के अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये जो शिक्षा में ये कुछ महत्वपूर्ण मूल तत्व हैं, इनको दिशा में समझिएगा। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल विषयों की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो सिफारिशें की गई थी, सिफारिशों की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जब सिफारिशें की थी उसमें 9 प्रश्न उठे थे, 9 प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर जो ये शिक्षा नीति थी उसमें कुल 17 बिंदुओं पर हमने चर्चा करी थी। अब यहाँ पर ध्यान से रखना, देखना कि हमने किन चीज़ों पर बात करी। पहला बिंदु था कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय होना चाहिए, पहला। दूसरा था राज्य और केंद्र के बीच जो दायित्व में शिक्षा का क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या राज्य की दायित्व होने चाहिए, क्या केंद्र सरकार के दायित्व होने चाहिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, ये था। तीसरा था आपका केंद्रीय बजट। अगर हम शिक्षा नीति अगर हम गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको संचालित करने के लिए कहीं ये धन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो धन कहाँ से आएगा, धन कितना व्यय होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो पहली शिक्षा नीति थी उसमें कहा गया था केंद्रीय बजट था वो 6% क्या करा जाएगा, इसमें आपके व्यय किया जाएगा। किसका व्यय किया जाएगा, किस चीज़ का व्यय किया जाएगा आपके, मुझे बताइए। जो आपकी जो राष्ट्रीय नीति है, जो आपका बजट है, उसका यहाँ पर क्या किया जाए, बजट यहाँ पर क्या करें, इतना % कर दिया जाएगा। चौथा बिंदु था कि देश में 10+2+3 की जो संरचना जो लागू की थी वो 1968 द्वारा ये की गई थी। और पांचवा पॉइंट है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की हमने बात करी थी। छठा बिंदु है माध्यमिक शिक्षा का विस्तार की हमने बात करी थी। और जो सातवां बिंदु है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषाई सूत्रों को हमने यहाँ पर कहेंगे। कभी कोई ये वाला क्वेश्चन बहुत दफे बना है कि त्रिभाषाई सूत्र किससे लिया गया है। अगर आप लोग अभी जो टीटी का पेपर है, अगर वहाँ पर भी अगर पेपर किसी ने भरा होगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आठवां बिंदु था कि भारतीय भाषाओं का विकास। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये बिंदु को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, अभी आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद 9वां बिंदु था कि प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं थे उनको उनकी पहचान करना, और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर क्या करे, शिक्षा का प्रचार और उनका उन्नयन करे, उसका विकास में। और 11वां पॉइंट था कि किसी व्यवसाय, तकनीक और इंजीनियरिंग की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तमाम चीज़ें रही। 12वां पॉइंट था कि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान कार्य किए जाने हैं। और 13वां पॉइंट था कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, क्या आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्या बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए। जो 14वां पॉइंट आप देख पा रहे होगे, इसमें कहता है कि शिक्षकों का स्तर कैसा होना चाहिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, उनकी वेल क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंतर्गत, ठीक है, उनका वेतनमान कैसा होना चाहिए, तो ये है। और जो 15 पॉइंट था ये कहता है कि छात्र कल्याण योजनाएं और खेलकूद किस प्रकार से समृद्ध होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई थी। 16 पॉइंट कहता है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने की बात की गई थी, ठीक है। वो चाहे इसमें कहे कि बालिकाओं के लिए, पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष रूप से यहाँ पर विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था होगी, और पिछड़े बच्चों के लिए अलग से क्या होगी, शिक्षा व्यवस्था के रूप में जो शारीरिक रूप से जो विकलांग है, मानसिक हैं, उनके बच्चों के लिए क्या होगा, अलग से विद्यालयों की स्थापना होती है। ये पॉइंट मैं क्यों पढ़ रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो 17 पॉइंट था इस 1968 का ये अंतिमवा पॉइंट है कि कहता है कि
पौड़ शिक्षा कार्यक्रम का यहाँ पर क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था। अब आते हैं, मैं इतना चीजें हम क्यों समझाए, जो सेकंड जो 1986 की जो शिक्षा नीति जो पेश की गई थी, जो शिक्षा नीति में जो विशेष रूप से जो बिंदु रखे गए थे, याद रखिएगा प्रथम शिक्षा नीति में 17 बिंदु रखे गए थे। अब इसमें क्या विशेष रूप से ये शिक्षा नीति को क्यों लाया गया था, इस शिक्षा नीति को लाने का वजह क्या थी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से अगर हम कहें जो भारतीय महिलाओं को, याद रखिएगा इसमें महिलाओं के बारे में बात करें, जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं वो अनुसूचित जनजाति एसटी हो या अनुसूचित जाति के हो, एससी समुदाय के लिए असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों में समानता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। अब जैसे आप सभी को ये ज्ञात होगा कि पहले जितनी भी भारतीय महिलाएं थीं उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और कहीं ना कहीं वो इस चीज से वंचित थी, और इस जो वंचित जो महिलाएं थीं उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाना था। अपर कास्ट की महिलाएं मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आना शुरू हो गई थी, कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया गया था। बेसिकली अगर मैं कहूँ एसटी जो अल्पसंख्यक और ये आदिवासी जो समुदाय की जो महिलाएं थी, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा से क्या किया जाता था, उनमें असमानता का भाव कहीं ना कहीं उत्पन्न किया जाता था। उन तमाम चीजों को दूर करने के लिए उन लोगों को भी, चाहे वो एससी कैटेगरी की एसटी हो या ओबीसी हो या कोई अन्य कैटेगरी की हो, तो उनमें शिक्षा के समान अवसर प्रबुद्ध करने के लिए समानता पर जोर बेसिकली इसमें दिया गया था। बिंदु प्रमुखता से इसको ध्यान रखिएगा, इन चीजों पर जोर दिया गया था। आते हैं आपके सामने मैंने जो यहाँ पर रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 जो है, आपको मैंने ये सर्वविदित कर दिया गया था कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, इसने क्या करा था, सरकार ने शिक्षा पर एक नई शिक्षा नीति पेश की थी। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य की अगर हम बात करें, नई शिक्षा नीति में असमानता को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर जोर दिया गया था। यह देखिएगा किस चीज पे बात करेगी। बेसिकली कभी क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1886 का स्लोगन क्या था, उसका आदर्श वाक्य क्या रहा। अगर स्लोगन की बात करें तो उसका मेन उद्देश्य या इसका शीर्षक क्या था, तो शीर्षक ये था कि इसमें असमानता को दूर करना और साथ ही जो शैक्षिक अवसर हैं उनको समानता पर विशेष रूप से जोर देने की इसमें क्या की गई थी, वकालत की गई थी। ये जब वकालत की गई, और खास तौर पर अगर हम बात करें वकालत किसके लिए की गई थी, अगर जब मैं वकालत की बात करूं तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें जो भारतीय महिलाएं थी और एससी एसटी ओबीसी ये सब अल्प समुदाय जितने भी थे, बेसिकली तीन चीजों को बेसिकली याद रखिएगा। एक तो भारतीय महिलाओं को इसको मुख्य धारा में लाने की बात की गई थी, उसमें भी मैंने कहा ना उच्च कैटेगरी में महिलाएं शिक्षित तो हो रही थी, मगर जो महिलाएं जो मुख्य धारा पे नहीं आ रही थी, जिनको वंचित किया जा रहा था, जो वंचित थी वो एससी कैटेगरी थी, एसटी कैटेगरी, इन समुदाय के लिए बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 से वो दो समुदाय पर जोर देती है। एक एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के समुदाय की महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए ये जोर देती, एक मिनट हाँ, करती है, इन चीजों पर जोर देती है। और इस तरह के अगर हम देखें समाज में एकीकरण को प्राप्त करने के लिए, अगर देखें समाज में एकीकरण का मतलब होता है कि सभी को एक दृष्टिकोण से या एक तराजू पर रखकर देखने की बात करते हैं, उनको एक साथ लाने की बात की जाती है। ये जो थी नीति, इसमें क्या चीजें की गई थी याद रखिएगा, इसमें नीति में छात्रवृत्ति की बात की गई थी। यह वयस्क शिक्षा का विस्तार कैसा होना चाहिए, एससी से एससी एसटी से अधिक शिक्षकों की भर्ती, ठीक है। अब देखिए एससी एसटी से जो एसटी कैटेगरी है उससे शिक्षकों की भर्ती हो, और गरीब परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया जाना। देखिए आज भी ये कार्यक्रम चलते हैं, अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा हम इनको समझेंगे क्योंकि हमारे बीच में अनिल सर हैं, ये अनिल सर इसको बेहतर बता पाएंगे क्योंकि प्राथमिक स्तर पर
जो बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है सर? तो इस पे थोड़ा जोर दीजिए। हाँ सर, आज भी क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है बहुत पिछड़ी हुई है आज भी, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पे लोग हैं या फिर जो ऐसे समुदाय हैं जो समाज से थोड़ा दूर हैं, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आज भी बहुत जिद्दोजहद है। सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे आपके ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं और ये घुमंतु परिवार होते हैं, इनके लिए विशेष तौर पे कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। जैसे मोबाइल वैन भी एक चलाई गई है अभी पिछले दिनों हर जिले में। एक वो हल्द्वानी में तो ये प्रोग्राम चलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा घुमंतु परिवार हैं। तो ये इस तरीके से राज्य सरकार इसके लिए अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम चलाती है। तो अभी भी बहुत समस्या है। सर्व शिक्षा सर एक अभियान काफी मुस्कान योजना भी सर चलाई गई थी सर। जी पता नहीं अभी चल रही है नहीं। एक मुस्कान योजना सर उत्तराखंड में शुरू हुई थी। मुस्कान योजना शुरू हुई थी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मुस्कान योजना इसमें शुरू हुई थी। ये मेरे ख्याल से एक तो हल्द्वानी में चलाई थी और आपके ये हरिद्वार में चलाई थी शायद। वहाँ पे भी कुछ घुमंतु परिवार के बच्चे थे। सर वो बच्चे जो ईंटा वगैरह में जो जहाँ ईंट भट्टा में जो बच्चे काम करते हैं, तो उन हाँ बच्चों उनके लिए चलाई गई थी। तो बहुत अभी भी है छोटे वो। छोटे मुस्कान योजना अभी तो अभी वैसे उनके लिए मुस्कान योजना के रूप में तो नहीं है, लेकिन अब उनको जो है पहले से काफी उनको जोड़ लिया गया है। समय समय पे वहाँ पे कुछ विद्यालय भी खोले गए सर्व शिक्षा अभियान के तहत। जो मोबाइल स्कूल थे वो भी खोले गए वहाँ पे। जी सर। और वो विद्यालय अभी भी स्थापित है, चल रहे हैं वैसे। जी सर। हाँ, ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए अभी हमारी एक बिटिया रानी है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि भैया जैसे मोबाइल है, मुस्कान जो योजना चलाई थी, सर ने बताया जितना भी अभी जो ईंट भट्टू में काम करते हैं या सब मोबाइल फोन योजना के बारे में कह रही हैं कि मोबाइल फोन योजना क्या है, किस मतलब क्या होता है हाँ इसके अंदर है वो बताइए। हाँ, ये अनिल सर बताइए, मेरे को भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर पे हैं, आप वहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये बेहतर बता पाएंगे। ये मैडम मोबाइल फोन के बारे में कह रही हैं नहीं, शायद। मोबाइल योजना वैन वाली जो आपने बोला था, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं हम। अच्छा हाँ, मोबाइल अच्छा, मोबाइल वैन। अच्छा, मोबाइल योजना तो नहीं है, मोबाइल वैन योजना है। उसमें एक मोबाइल एक जो है उन्होंने एक बस बनाई थी उसमें। तो मोबाइल वैन जो थी उसी में एक स्टाफ उन्होंने रखा हुआ है। तो जो है वही जो जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं घुमंतु परिवार के, तो उनके मोहल्ले में वो जाती है और वहीं पे उनकी कक्षाएं चलती हैं। उसी जो पूरी उनकी वैन है उसके अंदर पूरी लाइब्रेरी भी होती है, बुक्स वगैरह सारी उसमें अवेलेबल होती हैं। और साथ ही उसमें आईसीटी के टूल्स भी उपयोग करते हैं वो लोग। जैसे उनको कोई पिक्चर वगैरह भी दिखा देते हैं बच्चों को। तो ये है मोबाइल वैन योजना। वो अब अभी वर्तमान में भी शायद हल्द्वानी में चल रही होगी। अभी पिछले आज से करीब 5-7 साल पहले तो चल रही थी, अब वर्तमान में है प्रभावित नहीं है, नहीं, लेकिन वो थी उनके लिए। ये स्पर्श हो गया मैम। तो सर वैन में ही पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ जी, सब वैन में ही पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें? हाँ वो मतलब वैन में तो क्या पढ़ाते हैं, मतलब वैन में जैसे उनके पास पूरा सामान वहाँ पे होता है, तो वहीं पे अपना बाहर कहीं एक स्पेस वो वहाँ पे चुन लेते हैं, उस स्पेस पे अपना वहीं क्लासें लगा लेते हैं वो मतलब। और मोबाइल अगर कम बच्चे हैं तो वैन के अंदर उनके पास अपने जो भी टूल्स होते हैं वो रखे होते हैं सारे वैन के अंदर। जैसे लैब आईसीटी लैब होती है, जैसे उनकी कुछ उनके पास जैसे आपके प्रोजेक्टर वगैरह भी होते हैं, तो वो उसके माध्यम से भी दिखा देते हैं, फिल्म वगैरह दिखाते हैं बच्चों को। और स्टोरी बुक्स हो गई और चार्ट वगैरह इस प्रकार से वो जाकर के पढ़ाते हैं वहाँ। मतलब उसकी टीम होती है पूरी, एक उसमें टीचर्स की टीम होती है। सर कौन से टीचर, ये प्राइमरी वाले टीचर? हाँ हाँ जी हाँ, प्राइमरी के टीचर्स की एक टीम बनाई जाती है और उनकी उसमें ड्यूटी होती है। अच्छा, तो मतलब हाँ, जो तो वो मेंटल सेक्टर के जो वहाँ हल्द्वानी के आसपास के जो टीचर्स होंगे।
हाँ हाँ, उसमें एक टीम बनाई जाती है, वो सिलेक्टेड टीचर ही होते हैं जो आईसीटी की नॉलेज भी रखते हैं, और उनको उसमें विशेष टीचर लगाए जाते हैं वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे उनके एरिया में विद्यालय तो होता नहीं है, इसलिए फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पे डेली, ऐसे डेली या फिर सप्ताह में 2-3 दिन, तो अलग अलग जहाँ जहाँ उनके क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जाके वो उनको शैक्षिक सामग्री भी देते हैं उनको, बच्चों को। जी सर। हाँ, तो उनका नामांकन भी करते हैं वो लोग। तभी तो सर प्राइमरी में ज्यादा काम है ना, टीचर्स के ऊपर हाँ ज्यादा बिल्कुल, बर्डन है। बहुत ज्यादा काम, बच्चों को बहुत समय उनके साथ जो देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कुछ हो पाता है। हाँ चलिए, ये स्पष्ट हो गया मैम। अब जी देखिए, सर। सर ने अभी ये बता दिया, क्योंकि आप पूरा विस्तार से आप लोग भी इस चीज़ को जानने से अच्छी बात है कि आप लोगों ने इन चीज़ों पे नॉलेज रखी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलानी चीज़ें कहाँ, कौन से प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, फलानी कब कहाँ हुई थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जैसे कहा था कि 80 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो, गरीब परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन। अब जैसे प्रोत्साहन कैसे हो रहा है, अब बच्चों को कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर लालच भी दिया जाता है, ठीक है, अब भोजन के लिए भी कहा जाए, तो मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को शिक्षा कहीं ना कहीं ग्रहण करानी है पूरा। अगर आप देखोगे 2047 तक अगर जो लक्ष्य रखा गया है, पूरे भारत को जो शिक्षित कर देना है, कि अनपढ़ कोई नहीं रहे, कोई अशिक्षित रहे नहीं, पूरे उसको कंप्लीट कर देना, ये लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और स्कूल भेजने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये कह रहा है, जो ये शिक्षा नीति थी, नए संस्थानों का क्या था, विकास और आवासों और साथ ही जो सेवाओं का प्रावधान की बात की गई थी। देखिए, जितने भी गरीब परिवार हैं, बेसिकली जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों के लिए कहीं ना कहीं जो ऐसे संस्थानों का निर्माण करना है, जैसे कस्तूरबा गांधी है, राजीव नवोदय जैसे विद्यालय हैं, जो आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं SC ST कैटेगरी या अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए बेसिकली इसे ओपन किया गया है, क्योंकि अब इसमें स्वर्ण वर्ग के भी बच्चों को लिया जा रहा है। क्योंकि अगर स्वर्ण वर्ग के अंतर्गत भी अब क्या है, गरीबी है, जो 10% जो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिया जा रहा है, EWS हम जिसे कह रहे हैं, तो उन गरीबों को भी इन परिवारों के साथ क्या है ना, इन संस्थानों में कहीं ना कहीं उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए ये तमाम चीजें करें, चाहे आवासीय विद्यालयों की सेवाओं के रूप में कार्य करा जाए, किसी न किसी रूप में ये किया जा रहा है। तो बेसिकली जो बिंदु है, हमने यहाँ पर जो देखा है कि भारतीय महिलाओं और सूचनाओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेकर अगर ये कहे, तो बेसिकली इसी चीज पर हमने क्या करा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसने इसी पर सारथी रूप में जोर दिया गया था। अब थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवलोकन, हम इसको और थोड़ा सा गहराई, इसका क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, इसके अवलोकन करने की बात करें, इसको थोड़ा गहनता से अध्ययन करने के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कहता है कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा के विकास के लिए एक जो व्यापक रूपरेखा जो प्रदान की गई थी, NEP 68 की अगर बात करूं, जहाँ पर वहाँ पर तमाम कोठारी आयोग ने जितने भी सिफारिशें रखी, ठीक है, और साथ ही जब उसके पश्चात 1968 के बाद जो नई शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय में, एक जो आदिवासी जो महिलाओं पर, जो भी जो निम्न वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा, एक खाका यहाँ पर खींचा गया, जिसको हम 1986 के हम रूप में जानते हैं। और ये जो थी, ये आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, ये शहरी क्षेत्रों में भी जो लोग शहरी क्षेत्र में भी क्या है, ये नहीं कि सभी लोग हर क्षेत्र में संपन्न है, या कहें हर लोगों को इस बारे में पता है, ऐसा नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अशिक्षित हैं ही, और साथ ही अगर आप देखोगे शहरी क्षेत्र में भी लोग क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, गरीबी के नीचे भी ये जीवन यापन करें, तो इनके लिए ये नीति तैयार की है। ये कहता है कि नीति ग्रामीण और शहरी भारत के प्राथमिकता से लेकर उच्च शिक्षा को कवर करती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो आपके प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा को संपूर्ण रूप से कवर करती है, तो वो आपकी द्वितीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, इसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज्यादा कुछ मैंने यहाँ पर चार्ट बना के रखा है, इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से स्मरण करिएगा। जब ये बुक आपके पास आ जाएगी, तो आप इस बुक को
मुझे लगता है अध्ययन करोगे तो आपके समझ में ये तमाम चीज़ें आ जाएगी। कुछ अंश में उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एनईपी जो 1986 के पहलू के बारे में बात कर रहे हैं और उसका विवरण क्या दिया गया था। पहले किस पे बिंदु, अगर हम देखें किन चीज़ों पे इसमें फोकस किया गया, बहुत ढेर सारी चीज़ों में रखा गया, बेसिकली महिलाओं पे ही और बच्चों पे ही फोकस किया। इनको यहाँ से जो ये पॉइंट है ना, ये प्रश्न के तौर पे मैंने बना के रखे, इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखते हुए भी चलिएगा, किताब आ जाएगी तो आपके नोट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर वहाँ उसमें आप वो कर लोगे। ये कहता है कि शिक्षा की रचना, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए। यह कहता है कि हमने कहा 86 वाले में कहता है कि स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए 10+2+3 की जो संरचना को शुरू की गई। अब जो कोठारी आयोग ने सुझाव तो दिया था 1968 वाले में, जो इसको क्रियान्वित किया गया, जो इसको संचालन जो शुरू किया गया तो वो आपके 1886 में किया गया था। स्कूली और जो प्राथमिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक का कवर करने की जो बात करें, 10+2+3 की जो शिक्षा की व्यवस्था की गई। फिर बात आती है कि प्राथमिक बचपन देखभाल की शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे के विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व को मान्यता दी। देखिए अगर हम प्राथमिक बचपन को देखें ना, उसकी देखभाल की अगर बात करें तो अगर बच्चे को हम शुरुआती दौर में जिस तरीके के अगर ढालना चाहते हैं तो उस तरीके से वो बच्चा ढल जाता है, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था की जो शिक्षा होती वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप बच्चे को जिस तरीके के संस्कार दोगे, जिस प्रकार की उसको शिक्षा व्यवस्था की तरफ मोड़ोगे, जिस प्रकार उसको पढ़ाना शुरू करोगे उस प्रकार की वो शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है। जैसे वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से वो बच्चे की क्या होती है, एक्टिविटीज हो जाती है। अगर किसी बच्चे को देखिए, बौद्धिक क्षमता सभी की एक जैसी होती है, मगर उसको क्या होती है, पॉलिश करने की जरूरत होती है। अगर आप करत अभ्यास करत ना शिलपट हो निशान कहते ना, जब आप निरंतर किसी चीज को करते रहोगे तो आप उस चीज में हैबिचुअल हो जाओगे। तो इसी प्रकार से जो बच्चा है वो उसकी प्राथमिक स्तर की जो बाल्य अवस्था की जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर बात करी तो इस शिक्षा नीति के अगर हम देखें तो इसके अंदर कहता है कि इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक स्थिति और लिंग या फिर स्थान के भेद के बिना समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाते। हमने जैसे आपसे कहा था, जैसे आपने संविधान की परसों हमने जो चीजें पढ़ी थी, जब हमने कहा था समानता और स्वतंत्रता की हमने बात की, जब स्वतंत्रता की बात करी तो हमने कहा स्वतंत्रता की बात क्या थी। हमने यहाँ पर कहा था कि ना उसका लिंग देखना चाहिए, ना उसकी जाति देखनी चाहिए, ना वो किस बिरादरी से आ रहा है, कहाँ है, उसका क्या मजहब है, किस तरीके का है, वो हमें उन चीजों से परे उठ के हमें क्या होता है, समानता की भाव उत्पन्न है। तो इसीलिए इसमें कहता है कि समानता के अवसरों की बात की जाए, ना वो गरीब है या वो अमीर है, ना हमें वो देखनी है, वो उसकी स्थिति क्या है, दैनिक स्थिति, हमें ये नहीं देखना, वो लड़का है या लड़की है उसमें भेद नहीं करना, वो ट्रांसजेंडर है उसमें तो भी हमें उसमें भेद नहीं करना। और स्थान, वो किस स्थान से आ रहा है, मैं कहूँ कोई वो मलिन बस्ती से आ रहा है या कहीं कोई ऐसे क्षेत्र से आ रहा है तो वो भी हमें ध्यान नहीं देना है। समाज के कौन से वर्ग से आ रहा है, वो उच्च वर्ग से आ रहा है, निम्न वर्ग से आ रहा है, कौन से वर्ग से, इसको भी नहीं देखना है। शिक्षक के सामने सिर्फ सभी लोग एक समान बच्चे के रूप में देखे जाने, ना उसमें किसी प्रकार का भेदभाव के वो तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कहता है कि ऐसी समानता की जो शिक्षा के अवसर हम प्रदान करने की बात कही गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगला चरण है कि शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए सीखने का न्यूनतम स्तर होना चाहिए। अगर हम जो स्तर की बात करें, हम कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पे एक हम जो पाठ्यक्रम सेट कर देते हैं तो इससे इतना सीखेगा बच्चे, उसके बौद्धिक क्षमता के अनुसार हम पाठ्यक्रम को निर्माण धीरे धीरे करते हैं। हम क्या करते हैं, वो चरणों को हम चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक शैक्षिक स्तर पर सीखने के न्यूनतम स्तरों के लिए मानक निर्धारण होना चाहिए, किस प्रकार का मानक होना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर के लिए कैसी न्यूनतम स्तर का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो मानक आपके किस प्रकार से होना चाहिए, फिर उच्च प्राथमिक में कैसा होना चाहिए, फिर माध्यमिक में कैसा होना चाहिए, फिर उच्च माध्यमिक में कैसा होना चाहिए, फिर आपका उच्च शिक्षा में कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अब जीवन पर्यंत शिक्षा, जो जीवन पर्यंत शिक्षा की हम बात करें, जो शिक्षा एक ऐसी विधा है जो जीवन तरन अगर कहें, अगर बच्चा कभी पैदा होता है, जहां हम सीखने की बात करते हैं, जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पहुंचेंगे तो हम वहां पर देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी विधा है जो आपके, जैसे आप इस धरातल में पैदा होते हैं, माँ की कोख से अगर आप जन्म लेते हो
तब से शिक्षा आपके पीछा शुरू करती है। अब आप जब तक मृत्युशैया में नहीं लेट जाते हो तब तक क्या होता है, आदमी निरंतर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, कभी कोई जिज्ञासा होती है, कभी कुछ होता है, जैसे अगर ये तमाम चीजें सीखता है कि भैया अगर जो न्यूटन अगर बैठा ना होता पेड़ के नीचे, ग्रेविटी की खोज कैसे, वो उसने ये सोचा कि जो सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, अगल बगल क्यों नहीं गिरा। तो इस प्रकार से कुछ निरंतर हमें सीखने की आई, क्या कहता है, निरंतर वो चीजें मार्ग प्रशस्त होता है। ये कहता है कि जीवन भर निरंतर सीखने का विचार क्या होता है, बढ़ता रहता है। समानता के लिए शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रदान पर ध्यान देना, केंद्रित करना चाहिए। समानता, अगर हम कहें समाज में अगर एक समानता और कहें बंधुत्व का भाव अगर हमें लाना है तो हमें ऊंच नीच हर चीज को छोड़कर समाज को एक अच्छे माहौल को अगर देना है तो हमें ये तमाम चीजों को करना ही होगा। समानता की शिक्षा की बात है। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं में जो निरक्षरता को दूर करना, देखिए ये दूर है। जो महिलाएं बिल्कुल भी किसी शब्द को नहीं जानती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पढ़ाने की बात की गई है। उनकी जो अक्षर ज्ञान नहीं है उनको अक्षर ज्ञान दिलाना है। और वो जो महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा के मुख्य धारा में, पहले प्रोग्राम चलते थे गांव घरों में औवा कौखा, जब आप चलो स्कूल चले, हम जो नारा था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी स्कूलों में जाने को तत्पर थी। पंचायतों के माध्यम से पढ़ाया जाता था, ये पढ़ा जाए, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, तो इसलिए कहा था तो उनसे इसको मिटाना है ये चीज निरक्षरता। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी शिक्षा नीति थी जिसमें महिलाओं को निरक्षरता से दूर रखने का प्रावधान रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए 86 वाली ये शिक्षा नीति थी। अब देखो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की बात करी गई है। अल्पसंख्यक जिसे हम हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी अगर हम बात करें, जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, तो इनको जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए। देखिए इन लोगों को भी जो इनकी धार्मिक जो चीजें हैं और साथ ही जो भाषाई जो भाषा है उनको सामूहिक रूप से क्या करें, तो इनको भी आवश्यकता, शैक्षिक आवश्यकता पर इनको बल दिया गया, इनको भी संबोधित करने की बात कही। ये सिर्फ धार्मिक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी भाषा जो उर्दू है ना, इससे ही नहीं, इनको क्या है ना, शिक्षा की मुख्य धारा में भी कहीं ना कहीं लाने का कहीं ना कहीं हमें आवश्यक ये कदम उठाना चाहिए। शैक्षिक आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं संबोधित ये करते हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की। किसी मदरसे में अगर हम बात करें तो सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। तो हम कहते हैं कि वो मदरसा में स्कूल पढ़ रहा है, तो वहाँ पर तो आपके धर्म को बढ़ावा दिया जाना है। कट्टरता पर विश्वास, हमारा धर्म ही हमारा सर्वोपरि है, तो इससे उठकर हमें क्या करना, हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी शिक्षा हमारे राष्ट्र के प्रति है, तो धर्म उसके बाद आता है। तो इस चीज की बात यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर कहा जाता है कि विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था किस पे की गई, विकलांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से आयोग ने या कौन सी नीति ने, कौन सी शिक्षा नीति ने उस पर बल दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। वह विकलांगों के लिए 1986 की शिक्षा नीति थी। इसमें कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। देखिए ये ऐसा नहीं कि भैया विकलांग है तो उनको शिक्षा से वंचित किया जाएगा। अगर कोई शारीरिक रूप से अविकसित है, उसका मानसिक स्तर थोड़ा संतुलित बेकार हो रहा है, ये कुछ नहीं हो, तो ऐसे मूर्बधिक स्कूलों का भी कहीं ना कहीं निर्माण किया गया है। तो इन बच्चों को भी ये नहीं कि बच्चा कोई पोलियो से ग्रसित है या बोल नहीं पा रहा, कोई वो टेढ़ा हो रखा है, मगर वो घर में ही ना रहकर उसको भी मुख्य शिक्षा, उसको भी अक्षर ज्ञान कहीं ना कहीं कराना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, विकलांग व्यक्तियों को भी शिक्षा तक पहुंच उनकी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये कह रहा। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने बात करी थी, सर ने भी कहा था कि नामांकन की बात की गई। सार्वभौमिक नामांकन प्रतिधारण 14 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जैसे अभी हमारी कुछ बहनों ने भी इस पर चर्चा करी थी। इसमें कहा गया था कि जैसे मोबाइल वैन की हमने बात करी थी, साथ ही जो घुमंतु परिवार है, जो खाना बदोश हैं, या फिर हम कहें जैसे जो ईंट भट्टी में जो कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को भी जो शिक्षा के सार्वभौमिक दायरे में, सार्वभौमिक मतलब सभी को, एक सभी, इससे कोई भी छूट ना पाए, 100% नामांकन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई होटल में काम कर रहा है
तो वहाँ से भी उन बच्चों को भी उनको शिक्षित करना है। अगर कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करे तो वो भी है। जैसे अभी नैनीताल की जो डीएम रही और जो अभी देहरादून में भी जो इससे पूर्व जो नवीन बंसल हैं उनसे पहले जो देहरादून की जो डीएम रही, तो इन 2 जनपदों के डीएम ने ये स्पष्ट तौर पे ऐलान कर दिया था कि भैया मेरे जनपद में ना कोई भीख मांगते हुए कोई बच्चा दिखे, ना कोई ठेला लगाते हुए दिखना चाहिए, तो कोई ना घूमता हुआ दिखना चाहिए, तो हर कोई शिक्षा के दायरे में होना चाहिए। अगर ऐसा तरीके से अगर कोई दिखता है तो उस क्षेत्र के लोगों पर, जो वहाँ के जो जनप्रति है या फिर कहें जो वहाँ शिक्षा व्यवस्था को जो संचालित करे या जो तमाम चीज़ों पर हम क्या की कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त आदेश थे। अगर जो ये आदेश था बेसिकली क्या था कि जो 14 वर्ष के जो 1 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के बच्चों को क्या कहते हैं सार्वभौमिक उनका नामांकन उनको 100% क्या है स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करानी है। तो हर समय में कहीं ना कहीं आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव अगर हम मना भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये आज ये परिस्थितियां हैं ना कि जो घुमंतु परिवारों की आपने कहा मोबाइल वैन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो स्कूल तक जाने के लिए उनकी क्षमता नहीं है, ना उनके पास ड्रेस है, ना उनके पास कापी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं। अगर वो कापी किताब खरीदते हैं, देखिए दुविधा ये है कि अगर उनके कापी किताब खरीदने के लिए उनके माँ बाप उनको कापी किताब खरीदने के लिए पैसे देते हैं तो वो शाम का खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए सरकार ने उनको शिक्षित करने के लिए जैसे मोबाइल बैन जैसे ये बात करी गई थी, तो शिक्षकों को नियुक्त किया गया था जिससे कि उन्हीं क्षेत्रों में जाके, जैसे पार्क हो गया या मोबाइल बैन अगर बड़ी है तो उसी के अंतर्गत जाके उनको पढ़ाने की ये कहे गए। अब बाल केंद्रित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए शिक्षा के प्रति, विद्यार्थी केंद्र और बाल केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ाओ। बच्चों का ध्यान क्या है शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा को दृष्टिकोणित करके उनमें बाल केंद्रित बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की बात को, उनको बढ़ावा देने की बात की। अब देखिए ये कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गतिविधि निर्धारक स्कूलों को भी देखिए प्रभावशाली छात्रों के लिए क्या था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए। देखिए ऐसे विद्यालयों की बात कर रहे हैं जहाँ पर गति निर्धारित जो स्कूल होते हैं, तो ये स्पष्ट तौर पर विशेष रूप से हम जो फेस करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ही फेस करते हैं, तो विशेष रूप से विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। वहाँ पर जो सुविधाएं नहीं है उन सुविधाओं को वहाँ पर प्रदत्त करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। अब ये कहता है कि तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की बात करता है, तो हमारा प्रबंधन कैसा होना चाहिए, हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अगर कहीं पर किसी विद्यालय में मैनेजमेंट अच्छा है तो वहाँ पर तकनीक भी अपने आप ऑटोमेटिकली वो चली जाएगी। तो तकनीक और प्रबंधन की से क्या करते हैं शिक्षा व्यवस्था। अगर हम आज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, हम एक क्या है तकनीक के माध्यम से, एक प्रबंधन के माध्यम से। अगर मेरे पास ये तमाम चीज़ें नहीं हो पाती, अगर मैं कहूँ मैनेजमेंट में नहीं कर पाता, तो मैं आप लोगों के बीच नहीं जुड़ पाता। तो बेसिकली कि तकनीक का भी महत्व है और जो आपका जो मैनेजमेंट है, मैं आपने क्या मैनेजमेंट करा, आपके पास मोबाइल है उसमें डाटा रिचार्ज किया है, आपने जहाँ पर सिग्नल आ रहा है वहाँ पर बैठ रहे हो, तो यह क्या प्रबंधन है जो शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देता है। तो इसी प्रकार से छोटे जो विद्यालयों पर है, अगर मैं बात करूँ प्राथमिक स्तर पर, ये क्या ये तो हो गया इसके कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करी, अवलोकन हमने पूरी तरीके से इसका। अब